अस्सलाम वालेकुम। कारोबार, खूबसूरती और ज़ीरो वेस्ट। जी हाँ, ये है इंटीग्रेटेड फार्मिंग। आपने इंटीग्रेटेड फार्मिंग के बारे में तो बहुत सुन रखा होगा। आज हम आपको एक ऐसे फार्म का विज़िट करवाने वाले हैं जहाँ की हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है। एक सेगमेंट का फ़ायदा दूसरा सेगमेंट उठा रहा है, दूसरे सेगमेंट का फ़ायदा तीसरा सेगमेंट उठा रहा है और एंड पे सिर्फ जानवर की आवाज़ ज़ाया जा रही है, बाकी हर चीज़ को इस्तेमाल किया जा रहा है। बेहतरीन डिज़ाइन के ऊपर डिज़ाइन किया गया इंटीग्रेटेड फार्म, और ये फार्म वाक़ई है कराची में। आइए आपको इस फार्म के मालिक से मिलवाते हैं और आपको सारे फार्म का दौरा करवाते हैं। लेकिन जी, इस वक्त हम थर्ड फ्लोर पे पहुंच चुके हैं और ये जो हाइट है तकरीबन इसकी होगी 30-35 फीट के करीब। और यहाँ से अब वहाब साहब हमें बताएंगे, दिखाएंगे कि इस इंटीग्रेटेड फार्म के कौन कौन से सेक्शंस हैं। जी सर। जी, ये इस तरफ अगर आप देखें तो ये जो पुराने शेड बने हुए डेयरी के हवाले से और गोट फार्मिंग के हवाले से, वो उस साइड पे जो है वो नए बनने। और ये जो मुर्गियों का लेयरिंग के लिए लोमन ब्राउन जो मुर्गी है इसमें। अच्छा, यहाँ 3-4 हमें शेड्स नजर आ रहे हैं, तो ये कौन कौन सी, किस मुर्गी का कौन सा है? जी, ये वाला जो है, जो आपको ये नजर आ रहा है सामने, ये लोमन ब्राउन का है। आगे जो है ना वो फैंसी है, और एक इस तरफ जो वो भी लोमन ब्राउन बना हुआ है। और वो हमारा ग्रीन जी, वो टनल फार्मिंग। जी, टनल फार्मिंग। और अगर हम इस तरफ आ जाए तो ये आपको जो है ना ये डक का शेड बना हुआ है, डक का। और ये साथ जो है ना ये एक पॉन्ड है जो डक्स वगैरह के लिए, और एक वो सामने आपको तालाब नजर आ रहा है, ये वो सामने। जी, अच्छा, तो तालाब दोनों ही हैं, एक में डक मौजूद है दूसरे में नहीं है, तो क्या वो फ्यूचर एक्सपेंशन करेंगे, वहाँ लेके जाएंगे? बेसिकली वो फार्म हाउस के हवाले से बना हुआ है उसके अंदर, ताकि वो कोई फार्म हाउस बनता है या कोई चीज़ तो उसके लिए पॉन्ड जैसे होता है। सही। लेकिन दोनों के अंदर फिश डली हुई है। फिश डली हुई है दोनों में। जी, जबरदस्त हो गया। अच्छा, और वहां सब आगे भी हमें कुछ नजर आ रहा है। जी, वो जो है वो कंट्रोल शेड है, पोल्ट्री के हवाले से कंट्रोल शेड बना हुआ है। और उससे पहले आपको जो ज़मीन नज़र आ रही है वो एग्रीकल्चर के हवाले से वहाँ काम हो रहा है, फार्मिंग वगैरह जो भी है। तो वो यानी यहाँ आपको फार्मिंग मुर्गी भी दस्तयाब है, देसी भी दस्तयाब है, फिर उसके अलावा मटन भी है, बीफ भी है, और डक भी मौजूद है। जी, इस तरह। और फ्रूट्स भी मौजूद हैं, मुख्तलिफ वेजिटेबल्स। और उसके अलावा अगर बात करें तो सब्ज़ चारे के लिए भी जगह, जी, यानी 24 एकड़ ज़मीन के ऊपर आपने हर चीज़ को वेल प्लेस्ड जी रखा हुआ है। बिल्कुल इसी तरह। इस साइड पे अगर आप आएंगे तो ये जो है गिनी फॉल का है, और ये जो है जो छोटे चूजे जो डे ओल्ड चिक्स आते हैं हमारे हैचरी से, तो ये नर्सरी उनकी है। ये सामने जो है ये प्लांट्स नर्सरी है, वो स्टाफ के रहने की जगह है। ये किचन और मेस वो है, तो ये सारा, और वो सोलर लगा हुआ है। और उस साइड पे अगर आप देखेंगे तो वो गार्डन फार्म हाउस या गार्डन एरिया जो है वो बना हुआ है। कितने साल हो गए आपको इस फार्म पे? तकरीबन 3.5 साल हो गए। यानी ये सारी डेवलपमेंट माशाल्लाह 3.5 साल की है। जी, बिल्कुल ऐसे ही है। तो आपके प्लान के मुताबिक कितने अरसे तक ये सारा डेवलप्ड हो जाएगा? बात ये कि ये तो ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये तो चलता रहेगा। मतलब कोई ना कोई तब्दीली, कोई चीज़, जैसे जैसे कोई नई चीज़ पता चलती है तो हम उसको कोशिश करते हैं अडॉप्ट करने का, फार्मिंग के अंदर या किसी भी चीज़ में। एटलीस्ट एक इनिशियल लेवल का जो प्रोजेक्ट है जो आपके जहन में है, वो आपको लगता है कि विद इन 5 ईयर्स उसकी एक शक्ल निकल आएगी? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। 5 ईयर्स के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें स्टेब्लिश नज़र आएंगी।
ये थे फार्म के मुख्तलिफ हिस्से जो आपने देखे। आइए अब हमारे साथ अब्दुल वहाब साहब मौजूद हैं जो इस सारे फार्म के मास्टर प्लानर हैं और इसको ओवरऑल देख रहे हैं। उनसे पूछते हैं कि ये ख्याल उनको कहाँ से आया। ये बेसिकली हमने जगह ली थी, परचेज की थी पोल्ट्री उसके लिए, कंट्रोल शेड के लिए। तो बाकी जो जगह थी वो ऐसी ज़ाया हो रही थी, तो हमने उसके लिए सोचा कि कुछ ना कुछ इधर किया जाए एग्रीकल्चर के हवाले से। सही। तो जो मतलब हमने समझ लें आपके जो वीडियोस देखते थे यूट्यूब पे और जो सब हाँ। चीज़ें, तो हमने कोशिश की कि उसको यहाँ अप्लाई करें। तो बाकी जो है ना कुछ लाइव स्टॉक है, फिश फार्मिंग है, डक्स का है और हैचरी का सिस्टम है। तो इस तरह ये सारी चीज़ें जो है ना छोटे छोटे स्केल पे हमने शुरू अच्छा, की। ये डिजाइन आपने किया हुआ है माशाल्लाह खुद? जी तकरीबन। और मैंने देखा कि आपने हर सेगमेंट का कंसल्टेंट भी अलग रखा हुआ है। जी बिल्कुल इसी तरह। यानी जो टेक्निकल चीजें हैं वो कंसल्टेंट चला रहे हैं और इसका मास्टर जो प्लान है जी वो आप ओवरलुक कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ऐसे ही जहन में जो चीज़ें ना उसको कोशिश करें कि उसको अप्लाई करें इधर। और अच्छा, बड़ा खूबसूरत ये एरिया बना हुआ है। ये थोड़े से बताएंगे इसके सेगमेंट कौन कौन से? जहाँ अभी हम चल रहे हैं ये बेसिकली जो है फार्म हाउस का हिस्सा होगा फ्यूचर के अंदर। अभी तो यहाँ पे सिर्फ एक गार्डन बना हुआ है और एक पॉन्ड बना हुआ है, लेकिन फ्यूचर में ये इंशाल्लाह यहाँ पे जो है ना एक छोटा फार्म हाउस होगा। सही। और इससे आगे जो है वो यानी टनल- फार्म हाउस में बच्चों का पार्क होगा, जी, छोटा सा घर ये होगा गज़ीबो और बना पूरा हुआ है। वो। अभी से पिच भी बनी हुई है सामने। ओह जबरदस्त। ये पिच जो है क्रिकेट खेलने के जी लिए? क्रिकेट खेलने के लिए। और रात को जो है अच्छा। ना ये सारी लाइट्स जो है लगी हुई हैं, ये ऑन हो जाती हैं, तो आपको तो स्टेडियम आज का क्रिकेट खिलाएंगे हमें इधर? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये बताएं, चलें, ये तो रेजिडेंशियल एरिया हो गया जी। और फैमिली अम्यूजमेंट एरिया हो जी। गया। इसके अलावा कौन कौन से सेगमेंट्स हैं? इसके अलावा जो है ये उस साइड के ऊपर आप जैसे ये पॉन्ड बना हुआ है, उस साइड पे एक पॉन्ड बना हुआ है डक्स के हवाले से। अच्छा, दोनों पॉन्ड्स के अंदर जो है ना फिश है। अच्छा, फिश भी है जी अंदर? फिश भी है। ठीक है। और इसी तरह जो है लाइव स्टॉक का एरिया है, हम्म। और स्मॉल मतलब गोट्स वगैरह का भी है, डेयरी और गोट्स दोनों। ठीक है, यानी डेयरी के जानवर भी हैं, जी बीफ भी आपके पास मौजूद जी है और छोटे जानवर मटन भी मौजूद जी है। बिल्कुल इसी तरह। ठीक है। और बाकी जो फार्मिंग हम एग्रीकल्चर के हवाले से जो कर रहे हैं, तो इसके अंदर हमारे पास जो है ना केला, कोकोनट और चीकू और वेजिटेबल्स बहुत सारे हैं, जैसे टोमेटो हो गया और इस तरह टमाटो पालक। है, जी, करेला है, जी, खीरे हैं। जी बिल्कुल इस तरह। और ये नारियल सबसे इम्पोर्टेंट जो यहाँ लगा हुआ है। जी पपीता भी पपाया लगा भी जो है वो ऐसे ही। पपीता भी लगा हुआ है, तो ये भी है। और बाकी जो है ना कुछ छोटी तादाद में जो है ना अनार है और अमरूद है और इसी तरह इंजीर है। तो ये सारी चीज़ें। अच्छा वहाब साहब, ये माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें आपने बताई। ये बताएं कि इसकी जो फर्टिलाइज़र है वो आपने ज़ीरो कैसे कर ली? देखिए कोशिश ये है कि जो है ना हमें फर्टिलाइज़र का यूज़ कम से कम करना पड़े। तो उसके लिए हम ये है कि जो हमारा पोल्ट्री वेस्ट है वो, और जो हमारा काउ डंक है और जो लाइव स्टॉक का जो भी वो आता है, तो उन सबको जो है ना फर्मेंटेशन के बाद जो है ना हम यूज़ करते हैं। और इसी तरह जैसे पोल्ट्री वेस्ट को भी हम यूज़ कर रहे हैं। और ये कहते हैं कि ये रिच नाइट्रोजन जो है ना सोर्स होती है पोल्ट्री वेस्ट जो है, तो उस तरह नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों। जी दोनों का, तो वो जो है ना हम इस्तेमाल कर रहे हैं इस तरह। अच्छा ठीक हो गया। जो पानी है आपके, जो आपने टैंक बनाया हुआ, बराह रास्त ट्यूबवेल का या नहर का पानी ज़मीनों को नहीं लगाते, ऐसे ही है, उसका क्या प्रोसीजर पूरा वो बताएं जरा। वो ये कि पानी जो है ना पहले एक पॉन्ड में आ जाता है, पॉन्ड में फिश भी है, डक्स भी हैं, तो उधर भी जो वेस्ट उनका जो आ रहा है वो पानी के अंदर शामिल हो रहा है, तो वो पानी जो है ना फिर हम उसको उठा के जो है ना आगे एग्रीकल्चर के अंदर यूज़ कर रहे हैं इस तरह। अच्छा ज़बरदस्त, यानी रॉ पानी की बजाय उसको वैल्यू ऐड करके वो आप बिल्कुल, फसलों को दे रहे हैं। बिल्कुल सही है। तो दे किस तरह रहे हैं? चैनल्स हैं, ड्रिप इरिगेशन है या? नहीं, मोस्टली ड्रिप है और साथ जो है ना अंडरग्राउंड पाइपिंग की भी है। तो जहाँ पे ज़रूरत होती है वहाँ तक जो है ना पानी पाइपिंग के ज़रिए जाता है ताकि कम से कम वेस्ट हो और उस जगह पे पानी पहुँचाता है। टोटल कितना एरिया है जिसके ऊपर ये सारी आप R&D कर रहे हैं और इंटीग्रेट कर रहे हैं? ये टोटल जो है 24 एकड़ की जगह है। तो किस तरह डिवीजन की हुई है? इसके अंदर तकरीबन जो है ना 8 एकड़ जो है वो एग्रीकल्चर के हवाले से, 8 से 9 एकड़, ठीक है। और 4 एकड़ जो है ना वो पोल्ट्री कंट्रोल शेड के लिए, 2 एकड़ जो है ना वो लाइव स्टॉक और डेयरी और इन सबको दिया हुआ है तकरीबन। तो इस तरह करके हमने कुछ किया। कुछ रेजिडेंशियल एरिया है, कुछ फार्म हाउस के लिए एरिया है, इस तरह। ठीक है। तो आपका अभी जो हमने देखा है जो शेड्स हैं वो तकरीबन 50 जानवरों के हैं, तो फ्यूचर में इसको कितना एक्सपेंड करने का प्लान? फ्यूचर में देखें लिमिट कोई भी नहीं है,
और जैसे जैसे जो है ना वो होता जाएगा एक्सपेंशन का, तो आगे बढ़ते जाएंगे। हमने कोई लिमिट नहीं रखी हुई कि बस हमने इतना जाना है। ठीक है। अच्छा, एक तो आपने जो ब्रेलर और लेयर है वो रखी है, दूसरा मैंने देखा है कि आपके पास कोई 1500 देसी मुर्गियां भी हैं, जिसमें लोमन ब्राउन भी है और जी मिस्री भी है और बाकी फैंसी भी हैं। जी। ये क्या साइंस है और इसका क्या फ़ायदा है? ये बेसिकली जो हमने ये जो 1500 जो मुख्तलिफ वो रखी हुई हैं, तो इसमें से जैसे लोमन है, तो उसको हम जो है बेसिकली उससे अंडे लेके हम वो मार्केट में सेल कर रहे हैं। हम्म। तो तकरीबन हमारे पास जो है ना 1000-1100 अंडे डेली आते हैं माशाल्लाह। और इसी तरह जो फैंसी और दूसरे हैं उनको हम ब्रीडिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं, ताकि उनसे जो अंडे आ रहे होते तो उनको हम हैच करवा के, तो उनसे जो आगे डे ओल्ड चिक्स ले रहे होते हैं, तो वो हम सेल भी करते हैं और अपने उसमें भी इस्तेमाल के लिए इस तरह। हम्म। अच्छा, यानी अच्छा, ये तो चले आपके मुख्तलिफ सेगमेंट्स हो गए। ये बताएं कि आप एक सेगमेंट को दूसरे के साथ किस तरह इंटीग्रेट कर रहे हैं, जैसे मुख्तलिफ फीडिंग सेगमेंट्स हैं जी, या जैसे डेयरी के अंदर जो हमारा जो फीडिंग जो यूज़ हो रही होती है, वो जो भी वेस्ट जो बच जाता है वो हम स्मॉल जैसे गोट्स उसमें इस्तेमाल कर लेते हैं। उनका जो भी होता है वो पॉन्ड के अंदर जो है ना वो हम डक्स वगैरह को वो दे देते हैं। अच्छा, बकरियां जो जी बड़े जानवर छोड़ते हैं वो छोटों को डालते जी हैं, जो छोटे छोड़ते हैं वो आप फिर जी डक्स को और फिश को डाल देते जी। हैं। और हम्म। अगर ये ना भी करें, तो हम्म। ये जो वेस्ट जो बच रहा है, ये हम्म। हमारा जो है ना कंपोस्टिंग के बाद एज अ फर्टिलाइजर के भी इस्तेमाल हो जाता है। अच्छा, आप उसकी फर्मेंटेशन करवा जी देते हैं। जी हम्म। अच्छा, ये बताएं कि इसके अलावा जो मुर्गियां हैं जी उसमें आपने जो मुख्तलिफ नस्लें रखी हुई हैं, जी ये मल्टीपल नस्लें रखने का क्या जी। मकसद है? इसमें इंटीग्रेशन का कुछ किरदार है या वैसे रखी हुई? नहीं, ये बेसिकली जैसे हमने लोमन रखी है, तो ये कमर्शियल ब्रीड है फॉर एग लेइंग उसके लिए। और इसी तरह जो दूसरी मिस्री या देसी जो है, तो ये शुरू से ही जब फॉर्म हमने बनाया था, ठीक है, दैट्स तो शुरू से ही जो हमने फॉर्म बनाया था, इट। तो उस वक्त के लिए उस वक्त से ये हमारे साथ चल रही है। तो अब अच्छी खासी तादाद जो है ना माशाल्लाह अभी हो गई है। अच्छा, आपने साथ में हैचरी भी बनाई हुई है अपनी, यानी जी आप बच्चे भी बाहर से नहीं लेते, अपने ही अंडों से निकलवाते जी, बिल्कुल ऐसे ही है, हैं। इसी तरह। तो इससे कितना फर्क पड़ता है? देखें, ये तो इसमें ये है ना कि जो आप अगर वैसे अगर हम हैचरी ना बनाएं और हम जो है वो मुर्गी के ज़रिए जैसे हैच करवाएं, अगर मुर्गी अंडों के ऊपर, तो उसमें ये होता है कि एक तो मुर्गी जो है वो उसकी वो हो जाती है कि 21 दिन उसे अंडों पे बैठना है, तो जो और प्रोडक्टिविटी ज्यादा हमारी, ज्यादा 10 जी अंडे होते जी, हैं। तो जो प्रोडक्टिविटी है वो हमारी काफ़ी ज़्यादा जो है ना उससे अफेक्ट करती है। मतलब जो अंडे हैं वो हमें कम मिलते हैं और इस तरह। तो वो हैची में जाने से फ़ायदा ये होता है कि मुर्गी जो है वो मुसलसल एग लेइंग के ऊपर चल रही होती है। अच्छा, ये माशाल्लाह बड़ा प्रोजेक्ट है। जी, तो आप क्या समझते हैं, ये इस वक्त प्रॉफिटेबल है या कब तक प्रॉफिटेबल हो जाएगा? 2026 या 27 ऐसा होगा कि ये जो है ना हमें कुछ फ़ायदा दे रहा होगा। मतलब ओवरऑल हमें कोई भी इस पे खर्चा नहीं करना पड़ा होगा, ये अपने एक्सपेंसेस खुद ही बेयर कर रहा होगा ये पूरा प्रोजेक्ट। अच्छा, और कोई ख़ास बात, आप जज़्बा क्या था ये सारा पीछे करने का? क्योंकि ये बहुत कम लोग करते हैं, वसाइल भी सबके पास हैं, पैसा भी है, ज़मीनें भी हैं, लेकिन करते नहीं हैं लोग। क्या जज़्बा था ये करने का? देखिए, इसमें जो है ना शुरू से ये था कि ये हमको मॉडल के तौर पे इसको काम करें, क्योंकि सिंध के अंदर बहुत सी ज़मीन जो है ना इस तरह की मतलब गैर आबाद है और बंजर है। तो क्योंकि और इसमें ये है कि जो रिसोर्सेज हमें चाहिए, क्योंकि हम इस जगह तक पहुंचने के लिए ना हमने काफ़ी स्टेप्स मतलब उठाए। तो हर स्टेप हमारा ऐसा नहीं था जो बिल्कुल ओके हो, कुछ सही थे कुछ गलत थे। तो वो जो गलत थे ना, जो उस पर एक्सपेंस हुआ, वो तो अब अगर कोई भी आइंदा करेगा तो उसको पता है कि ये नहीं करना। और अब बिल्कुल जो है ना वो मतलब हमें मालूम है कि अब इस ज़मीन को मतलब इस तरह की ज़मीन को कैसे आबाद करना है मिनिमम एक्सपेंसेस के साथ। तो यानी ये कोस्टल बेल्ट की जो बंजर ज़मीनें जी हैं, जी जो हमारे पास मिलियंस ऑफ एकर्स जी लैंड मौजूद है सिंध और बलूचिस्तान के जी कोस्टल बेल्ट के ऊपर, जी तो ये आपने आबाद करने का एक प्रोजेक्ट जो है वो बिल्कुल शुरू किया। ये बताएं कि अगर कुछ स्टूडेंट्स या यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स जी आके कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें देखना चाहें, जी। तो उनको इजाज़त है या कोई बिजनेस सीक्रेट्स हैं? नहीं, कोई सीक्रेट नहीं है, ये ओपन है सबके लिए। और कोई भी आए यहाँ पे आके अगर वो इससे जो है ना हम ये समझते हैं कि कौम को और मुल्क को फ़ायदा है, और ये लर्निंग है। और हम मतलब ओपन है सब यूनिवर्सिटीज़ के लिए, सबके लिए। जो भी आए वो आके यहाँ लर्न करे, हमें कुछ
सजेशन दे जिसे हम और इम्प्रूव करें तो हम ओपन है। चलें जी, अब्दुल वहाब साहब आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। ये ज़रा गिनिए जी, मछली फार्म, शीप गोट फार्म, डेयरी फार्म, टनल फार्मिंग, उसके अलावा एग्रीकल्चर में भी आगे आप आ जाएं, फ्रूट्स में, ठीक है, वेजिटेबल्स में, और इसके अलावा पूरा वाटर मैनेजमेंट का एक सिस्टम, और फिर सबसे अहम बात कि तकरीबन ज़ीरो इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि हर जगह पे सोलर्स लगे हुए हैं, ठीक है, और सोलर से जो है वो पानी हासिल किया जा रहा है और लाइट्स चल रही हैं। तो ये है बेसिकली, ये जो 8-10 मैंने आपको बताए हैं डिपार्टमेंट्स हैं, ये सारे सिंक हुए हुए हैं, इंटरलिंक हुए हुए हैं, और एक दूसरे को जो है वो बेनिफिट दे रहे हैं, और एग्जैक्टली दिस इज़ कॉल्ड इंटीग्रेटेड फार्म। तो ये वो इंटीग्रेशन है जो हमारे स्मॉल यूनिट वाले फार्मर्स हैं, जैसे 10 एकड़ वाला है, या 20 एकड़ वाला है, या 5 एकड़ वाला है, उनको इस इंटीग्रेशन की ज़रूरत है। यहाँ ज़ीरो इलेक्ट्रिसिटी है, यहाँ ज़ीरो फर्टिलाइज़र है, यहाँ ज़ीरो वेस्ट है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये मिल के एक बड़ा ज़बरदस्त बिजनेस मॉडल सेट करती हैं, जो प्रॉफिटेबल भी है, स्केलेबल भी है, और हमारे जो छोटे किसान हैं उनके लिए एक रोल मॉडल भी है। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।